प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 12वीं के भूगोल विषय के पाठ प्राथमिक क्रियाएं के बारे में जानेंगे। बच्चों, आज मैं पुनः आप लोगों के सामने JCERT द्वारा संचालित DigiSAT कार्यक्रम के लिए उपस्थित हूँ। आज हम लोग इसके तहत पिछली चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने क्लास 12 के चैप्टर 5 में प्राथमिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने पशुपालन, आखेट, हंटिंग, मत्स्यन, फिशरीज आदि की जानकारी प्राप्त किए थे। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कृषि, जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ प्राथमिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, इसको देखेंगे। तो आइए आज हम लोग कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें हम लोग कृषि के प्रकार, विश्व के किस भाग में किस प्रकार की कृषि की जाती है, इसको देखेंगे। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों की भौतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां अलग अलग है, अतः विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में कई प्रकार के कृषि पद्धति और कृषि प्रकार का विकास हुआ है। कृषि पद्धति पर सर्वाधिक प्रभाव जलवायु का पड़ता है और जलवायु में तापमान, टेम्परेचर, वर्षा, रेनफॉल का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। इन कारणों से विश्व के अलग अलग भागों में कई प्रकार के कृषि पद्धति का विकास हुआ है, जिसका वर्णन हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत निर्वाह कृषि यानी सबसिस्टेंस फार्मिंग, निर्वाह कृषि का अध्ययन करेंगे। निर्वाह कृषि, सबसिस्टेंस फार्मिंग अर्थात वैसी कृषि पद्धति जिसमें केवल भोजन करने के लिए उत्पादन किया जाता हो, कोई अधिशेष या सरप्लस नहीं रहता हो। यह सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। एक आदिकालीन निर्वाह कृषि यानी प्रिमिटिव, सबसे प्राचीनतम कृषि का प्रकार है प्रिमिटिव, और दूसरा जीवन निर्वाह। आदिकालीन कृषि प्रणाली में एक सबसे प्रमुख प्रकार है जिसे हम लोग झूम कृषि या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। यह कृषि वनों को, पेड़ों को काटकर, उसे जलाकर और उसके राख से मिलने वाले कुछ उपजाऊ तत्व के माध्यम से किया जाता है और 3-4 वर्षों तक वहाँ कुछ उत्पादन होता है। फिर भूमि की उर्वरता कम जाती है तो दूसरे स्थान पर वृक्षों को काटकर फिर से खेत तैयार कर और कृषि की जाती है। इस तरह की कृषि में उत्पादन बहुत कम होता है
और इसे विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। चूँकि वनों को काटकर आग लगाकर यह कृषि की जाती है, इसलिए इसे कर्तन और दहन कृषि स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहते हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी जहाँ वनों की अधिकता है वहाँ यह कृषि की जाती है, जिसे झूम कृषि कहा जाता है। उसी तरह से इंडोनेशिया, मलेशिया में लदांग कृषि, मध्य अमेरिका, मैक्सिको के देशों में मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। यह विश्व का मानचित्र है। ये जो द्वीपीय देश छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, इंडोनेशिया, मलेशिया है, जहाँ लदांग कहते हैं। मैक्सिको ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये दक्षिणी भाग जो पीला दिखाई दे रहा है मैक्सिको है, यहाँ इसे मिल्पा नाम से जाना जाता है। अब निर्वाह कृषि का दूसरा प्रकार जीवन निर्वाह कृषि है, और जीवन निर्वाह कृषि में भी मुख्य रूप से गहन जीवन निर्वाह कृषि है। गहन जीवन निर्वाह कृषि यानी कि वैसी कृषि पद्धति जिसमें भूमि के प्रत्येक हिस्से का उपयोग फसल उत्पादन के लिए किया जाता है, अर्थात गहन जीवन निर्वाह कृषि। और ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला चावल प्रधान, अर्थात जहाँ प्रमुख फसल चावल है, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। और दूसरा चावल रहित, गहन कृषि तो होती है लेकिन उसका प्रमुख फसल चावल रहित, लेकिन उसका प्रमुख फसल चावल नहीं है। तो इस तरह से गहन निर्वाह कृषि भी दो प्रकार का है। अब चावल प्रधान गहन कृषि कहाँ होती है? तो विश्व के वैसे क्षेत्रों में जहाँ वर्षा अधिक होती है, तापमान अधिक है और जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से एलुवियल सॉइल पाया जाता है। अगर विश्व के मानचित्र पर हम ध्यान दें तो विश्व के मानचित्र पर ये दक्षिण एशिया, जिसमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सब देश स्थित हैं। और चीन का पूर्वी भाग जिसे हम मॉनसूनी प्रदेश भी कहते हैं, तो इस क्षेत्र में अधिक वर्षा और ताप अधिक रहने के कारण चावल कृषि मुख्य रूप से की जाती है। और यही कारण है कि इस प्रदेश को, मॉनसूनी प्रदेश को, चावल कृषि का भी प्रदेश कहते हैं। और दूसरा है चावल रहित कृषि। तो चावल रहित कृषि में यह भी एशिया के देशों में होता है, मॉनसूनी क्षेत्र है, लेकिन भौतिक परिस्थिति अर्थात ऊंचावच, वर्षा की मात्रा, तापमान की मात्रा के कारण इस क्षेत्र में दूसरे प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है, जिसमें सोयाबीन, मक्का, जौ आदि का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से जीवन निर्वाह कृषि दो प्रकार की कृषि है। कृषि का दूसरा प्रमुख प्रकार है रोपण कृषि, प्लांटेशन फार्मिंग। इसे बागानी कृषि भी कहते हैं और यह विकसित कृषि प्रणाली है, लेकिन इसकी विशेषता है कि यह विकासशील देशों में मुख्य रूप से की जाती है। यह कृषि जब यूरोपीय देश दूसरे देशों पर शासन करने लगे, अर्थात औपनिवेशिक युग शुरू हुआ, तो यूरोपीय लोगों द्वारा विश्व के दूसरे देशों में प्रसारित किया गया। जैसे फ्रांस द्वारा कॉफ़ी एवं कोकोआ का उत्पादन पश्चिम अफ्रीका में शुरू हुआ, ब्रिटेन द्वारा चाय का उत्पादन भारत, श्रीलंका में, रबर का मलेशिया, गन्ना का पश्चिमी द्वीप समूह में, उसी तरह से स्पेन द्वारा नारियल एवं गन्ना की कृषि फिलीपींस में शुरू की गई तथा ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान लगाए गए। अर्थात इस प्रकार की कृषि में मुख्य रूप से चाय, कहवा अर्थात कॉफ़ी, कोकोआ, रबर, नारियल, केला, गन्ना आदि का उत्पादन किया जाता है।
अभी हम लोग ब्राज़ील का नाम लिए, तो ब्राज़ील ये दक्षिण अमेरिकी देश है और ये जो पीला भाग देख रहे हैं यही ब्राज़ील है। भारत से भी बड़ा देश है और यहाँ कॉफ़ी के बड़े बड़े बागान पाए जाते हैं। इन कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। यहाँ चूना प्रधान मिट्टी पाई जाती है और इस चूने प्रधान मिट्टी कॉफ़ी के उत्पादन के लिए काफ़ी उपयुक्त है। अब भारत के संदर्भ में देखते हैं तो भारत में मुख्य रूप से चाय और कॉफ़ी का बागानी कृषि, रोपण कृषि की जाती है। चाय की कृषि भारत में पर्वतीय ढालों पर की जाती है और इसके लिए अधिक मात्रा में वर्षा की ज़रूरत होती है। लेकिन वर्षा वैसे क्षेत्रों में होनी चाहिए जहां ढाल अधिक है, और ढाल अधिक रहने से, जैसे मान लिया जाए कि ये पर्वत का ढाल है तो वर्षा अधिक होने से ढाल अधिक है तो जल प्रवाहित हो जाता है, अर्थात इसके लिए वर्षा भी अधिक चाहिए और ढाल होने के कारण जल जड़ में लगना भी नहीं चाहिए। वैसे क्षेत्रों में ही चाय की कृषि की जाती है। और भारत में, ये भारत है और भारत में चाय की कृषि उत्तर के हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में, विशेषकर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में और असम में ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां हैं, उसके घाटी क्षेत्रों में की जाती है। और आप लोग दार्जिलिंग की चाय, असम की चाय का नाम सुने होंगे। उसी तरह से दक्षिण भारत के राज्य, अगर भारत के मानचित्र पर देखें तो दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु है और तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत माउंटेन चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से हम लोग भारत में कहाँ कहाँ देखें, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल और नीलगिरी। उसी तरह से भारत में कॉफ़ी का उत्पादन दक्षिण भारतीय राज्यों में मुख्य रूप से होता है और इसके लिए कर्नाटक सबसे प्रसिद्ध है। कर्नाटक जो दक्षिण भारत में स्थित है, तमिलनाडु का पड़ोसी राज्य है, तो कर्नाटक में बाबा बुदन पहाड़ी कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ चिकमंगलूर ज़िला है और चिकमंगलूर ज़िला को भारत में कॉफ़ी का घर भी कहा जाता है। यहीं सबसे पहले यूरोपियों द्वारा कॉफ़ी का उत्पादन भी शुरू हुआ था। इसके अतिरिक्त केरल और तमिलनाडु में भी कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। चाय का उत्पादन भारत के साथ साथ श्रीलंका, केन्या और चीन में भी किया जाता है। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित द्वीपीय देश है, जबकि चीन भारत के उत्तर में स्थित हरा वाला बड़ा देश है। केन्या अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है और पूर्वी भाग में स्थित है। नारियल और रबर का उत्पादन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में द्वीपीय देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस आदि में किया जाता है। भारत में भी दक्षिण भारत का तटीय क्षेत्र केरल का और तमिलनाडु का नारियल और ताड़ पाम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो रोपण कृषि के बाद अब हम लोग देखेंगे तीसरी प्रमुख कृषि, जिसे विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि भी कह सकते हैं। नाम से ही पता है कि इसमें अनाज का उत्पादन होता है और किस लिए होता है, तो व्यापारिक यानी व्यापार करने के लिए। तो इस कृषि पद्धति का सबसे प्रमुख फसल गेहूं है। गेहूं का उत्पादन किया जाता है और यह मुख्य रूप से मध्य अक्षांशों में किया जाता है। हमें पता होना चाहिए कि गेहूं का उत्पादन शीतोष्ण जलवायु प्रदेश में किया जाता है, अर्थात न ज़्यादा इसके लिए गर्मी चाहिए और न ज़्यादा ठंडक चाहिए। तो मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में मुख्य रूप से इसकी कृषि की जाती है। अब विश्व के मानचित्र पर एक नज़र डालेंगे कि मध्य अक्षांशीय घास के मैदान किधर हैं। ये विश्व में ये जो आप स्टिक देख रहे हैं, ये 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, और 0 डिग्री के दोनों ओर
उसके आसपास का क्षेत्र उष्णकटिबंध है जहां गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। गर्मी अधिक पड़ने के कारण यह गेहूं उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन ए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, कर्क रेखा। इसके उत्तर में जैसे जैसे जाते हैं ठंडक बढ़ने लगती है और उसी तरह से 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर आते हैं तो ठंडक बढ़ने लगती है। और इसका परिणाम यह होता है कि मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में बड़े बड़े घास के मैदान का विकास हुआ है और ये घास के मैदान गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, यह यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में फैला हुआ है। ये पिंक कलर का देख रहे हैं कनाडा है और ग्रीन कलर वाला यूएसए। तो ये दोनों के बॉर्डर पर, सीमा पर यहाँ प्रेरीज घास मैदान है और यह गेहूं का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में विश्व बाजार में जो गेहूं आता है वह लगभग 37% गेहूं यहीं से आता है। उसी तरह से प्रेरीज के बाद अगर यहाँ हम एशिया के भाग में आते हैं तो ये यूरोप है और इधर वाला एशिया है और दोनों इस तरह से मिला हुआ है कि यूरोप और एशिया मिलकर यहाँ यूरेशिया कहलाता है। तो इस तरह से इस क्षेत्र में एक घास का मैदान है जो यूरोप से शुरू होकर एशिया तक चला आता है और उसका नाम है स्टेपीज घास मैदान। और यहाँ प्रमुख गेहूं उत्पादक देश यूक्रेन एवं रूस है। यूक्रेन है और इसे विश्व का रोटी का कटोरा भी कहते हैं। और इसके बाद पीला वाला रूस शुरू हो जाता है जो विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो गेहूं प्रमुख फसल है जो उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, एशिया के मध्यवर्ती भाग में स्टेपीज, उसी तरह से दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में पंपास, उसके दक्षिण अफ्रीका देश में यहाँ बेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स तथा न्यूजीलैंड में कैंटरबरी घास मैदान में गेहूं की कृषि की जाती है। अगर मानचित्र पर देखें तो यह अर्जेंटीना है और इस भाग में पंपास घास मैदान है। उसी तरह से ये बेल्ट घास मैदान दक्षिण अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया के इस भाग में डाउन्स घास मैदान है। तो ये सभी क्षेत्र विश्व में गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं और विश्व बाजार में यहाँ से गेहूं भेजा जाता है। इस अनाज उत्पादक कृषि की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, मशीन का प्रयोग किया जाता है कृषि के हर कार्य के लिए, यानी श्रम का उपयोग, मानव श्रम का उपयोग बहुत कम किया जाता है, जिसके कारण यहाँ प्रति श्रमिक उत्पादन बहुत अधिक है लेकिन प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है। अब व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि के बाद अगला कृषि का प्रकार देखेंगे मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग। मिश्रित कृषि भी यह एक विकसित कृषि है, डेवलप्ड एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है। मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग। अब मिश्रित कृषि बोलने से आभास होता है कि कई फसलों का उत्पादन एक साथ किया जाता होगा, लेकिन नहीं, यहाँ ध्यान देना होगा। मिश्रित कृषि का अर्थ होता है कि अनाज उत्पादन के साथ साथ अनाज प्लस पशुपालन कार्य करना। और यह विकसित देशों की कृषि है और ये मुख्य रूप से विश्व में 3 क्षेत्रों में की जाती है। एक क्षेत्र ये यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी भाग जो विश्व के सबसे विकसित देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, डेनमार्क, स्वीडन, तो यह उत्तरी और पश्चिमी भाग, विशेषकर पश्चिमी यूरोप। दूसरा ये यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का
उत्तरी और पूर्वी भाग, और ये दोनों विश्व के सबसे विकसित क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। और तीसरा ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्वी भाग एवं न्यूजीलैंड में इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो मिश्रित कृषि में गेहूं का उत्पादन होता है, जई के साथ साथ जौ का उत्पादन किया जाता है, और पशुपालन में गाय, भेड़, बकरी आदि का पालन किया जाता है। मिश्रित कृषि के बाद, मिक्स्ड फार्मिंग के बाद हम लोग देखेंगे भूमध्य सागरीय कृषि, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। तो भूमध्य सागरीय कृषि देखने से पहले हम लोग भूमध्य सागरीय प्रदेश को देखेंगे, क्योंकि जब तक भूमध्य सागरीय प्रदेश को नहीं समझेंगे तब तक इस कृषि को नहीं समझ पाएंगे। तो आइए एक नज़र विश्व के मानचित्र पर भूमध्य सागरीय प्रदेश को देखते हैं। तो अभी हम लोग जैसा कि देख रहे थे, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है। 0 डिग्री से जैसे जैसे उत्तर की ओर जाते हैं ध्रुव की ओर ठंडक बढ़ती है, और दक्षिण की ओर भी आते हैं दक्षिणी ध्रुव की ओर ठंडक बढ़ते जाती है। तो 0 डिग्री से 30 डिग्री के बाद और 0 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण के बाद, यानी 30 से 45 डिग्री उत्तर और 30 से 45 डिग्री दक्षिण के बीच इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और दूसरी विशेषता है कि ये 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में, अफ्रीका के पश्चिम में और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में इस प्रकार की जलवायु का विकास हुआ है। तो इस तरह से ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर इसको इसलिए कहते हैं कि यह पृथ्वी के लगभग बीचों बीच है। तो भूमध्य सागर के चारों ओर तटवर्ती क्षेत्र जो 30 से 45 डिग्री के बीच ही है, तटवर्ती क्षेत्र जिसमें यूरोप का दक्षिणी भाग, एशिया का पश्चिमी भाग और अफ्रीका का उत्तरी भाग शामिल है। इसके साथ साथ उत्तरी अमेरिका में यूएसए का पश्चिमी भाग जहां कैलिफोर्निया की घाटी स्थित है, और ये दक्षिणी अमेरिका में पतला देश जो चिली है, चिली का मध्यवर्ती भाग, अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीकी देश का यह दक्षिणी पश्चिमी भाग जहां केप टाउन शहर स्थित है, तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भी दक्षिणी पश्चिमी भाग जहां पर्थ शहर स्थित है। तो इन क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है और इन क्षेत्रों की कृषि को ही भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं। इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इस क्षेत्र में जाड़े में वर्षा होती है। यहाँ के प्रमुख कृषि उत्पाद रसेदार फल, अंगूर और संतरा है। जैतून की कृषि होती है। गेहूं प्रमुख अनाज है। अंगूर का उत्पादन 2 उद्देश्यों से किया जाता है। जो अच्छे किस्म के अंगूर होते हैं उससे शराब का निर्माण किया जाता है, और जो निम्न किस्म के अंगूर होते हैं उसे सुखाकर किशमिश और मुनक्का तैयार किया जाता है। तो इस तरह से भूमध्य सागरीय कृषि एक प्रमुख कृषि प्रकार है। इसके बाद हम लोग देखेंगे डेयरी कृषि, डेयरी फार्मिंग, डेयरी कृषि। यह विश्व की एक व्यवस्थित कृषि का प्रारूप है। इसमें दूध के साथ साथ दुग्ध उत्पाद जैसे पनीर, मक्खन, चीज़ आदि का उत्पादन होता है। यह भी विकसित देशों की कृषि है। इसमें पशुपालन किया जाता है, और पशुपालन के लिए वह क्षेत्र उपयुक्त होता है जहाँ की जलवायु थोड़ी ठंडी होती है, यानी शीतोष्ण टेम्परेट जलवायु होती है। अर्थात अगर विश्व के मानचित्र पर देखें तो फिर हम लोग मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में, अर्थात यूरोप, खासकर पश्चिमी यूरोप, यूएसए का भाग, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भाग इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त है। शीतोष्ण जलवायु होने के कारण पशुपालन के लिए, चारे के लिए मुलायम घास पाया जाता है। तो उन क्षेत्रों में डेयरी कृषि की जाती है। इसके लिए यूरोप का डेनमार्क, ब्रिटेन, दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी भाग एवं तस्मानिया, ये छोटा सा द्वीप है ऑस्ट्रेलिया का तस्मानिया, और न्यूजीलैंड काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में
मुख्य रूप से भेड़ का पालन किया जाता है, जबकि अर्जेंटीना और यूरोपीय देशों में गाय का पालन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भेड़ से ऊन का उत्पादन होता है, जबकि न्यूजीलैंड में बड़े पैमाने पर पनीर का उत्पादन किया जाता है। और यह न्यूजीलैंड है और न्यूजीलैंड में उत्पादित होने वाले पनीर का निर्यात हजारों किलोमीटर दूर यूरोपीय देशों में किया जाता है। अर्थात यह कृषि मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है, धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सब्जी एवं फूल के उत्पादन की कृषि अर्थात हॉर्टिकल्चर। यह भी पश्चिम यूरोपीय देशों में ज़्यादा विकसित है। जैसे नीदरलैंड में एक विशेष प्रकार का फूल ट्यूलिप का उत्पादन किया जाता है, जिसका पूरे विश्व में व्यापार किया जाता है। उसी तरह से इन प्रदेशों में सब्जी का उत्पादन किया जाता है और हजारों किलोमीटर दूर ट्रक से पहुंचाया जाता है जहां उत्पादन नहीं होता है, जिसके कारण इसे ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। इस प्रकार कृषि का एक और रूप सहकारी कृषि कोऑपरेटिव फार्मिंग है, जिसमें किसान संस्था बनाकर कृषि करते हैं। और एक प्रकार सामूहिक कृषि है, कलेक्टिव फार्मिंग है, जिसकी शुरुआत मुख्य रूप से रूस, सोवियत संघ, भूतपूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर से हुई थी। कृषि प्राथमिक क्रिया का एक सबसे प्रमुख क्रियाकलाप है और कृषि के साथ साथ एक अन्य क्रियाकलाप खनन है। खनन अर्थात विभिन्न प्रकार के खनिजों को भूमि के अंदर से निकालते हैं। खनन भी दो प्रकार का होता है, एक धरातलीय खनन और एक धरातल के अंदर से निकालते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के धातुओं का उत्पादन किया जाता है, खनिजों का उत्पादन किया जाता है। जैसे मेक्सिको के पठार पर चांदी का उत्पादन किया जाता है, तो अफ्रीका के अंदर हीरा, सोना और तांबा का उत्पादन किया जाता है। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में कालगुरली और कुलगार्डी में सोना का उत्पादन किया जाता है। तो भारत में हमारे राज्य में झारखंड में कोयला और लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। बच्चों, आपको पता होगा कि हमारा राज्य कोयला उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है और दामोदर नदी घाटी इसका प्रमुख क्षेत्र है। तो इस तरह से हम लोग इस अध्याय को दो पार्ट में बांटकर देखें। पहले भाग में पशुपालन, आखेट और मत्स्यन को, और दूसरे भाग में कृषि और कृषि से संबंधित विभिन्न पद्धति प्रणाली को। इस तरह से इस पार्ट को हम लोग पूरा किए। उम्मीद है कि यह पार्ट आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।